हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो रक्त का थक्का कैसे बनेगा, प्लस हम लोग इसमें और क्या चीज़ें ऐड करेंगे कि ये कितने स्टेप्स में बनता है, कब ये बनेगा, ठीक है, और ये नहीं बनेगा तो क्या होगा। तो उन सब चीज़ों की जानकारी अपन लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे रक्त का थक्का। ठीक है, रक्त का थक्का। ब्लड क्लॉटिंग। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि रक्त का थक्का कब बनेगा। यदि हमारे शरीर के अंदर क्या लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद कुछ समय तक हमारा रक्त बहता है, लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद यह रक्त क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद क्यों होता है, क्योंकि वहां पर थक्का बन जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी घटना होती है जिन लोगों के अंदर ये रक्त बहना बंद नहीं होता है, तो ज्यादा मात्रा में रक्त निकलेगा, ज्यादा मात्रा में रक्त निकलेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनके रक्त का थक्का नहीं बनता? वे व्यक्ति होते हैं जिनके कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है, उनका रक्त का थक्का दोस्तों नहीं बनेगा। आगे हम बात करते, देखो कि यहाँ रक्त का थक्का कैसे बनेगा। देखो, और प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। यदि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारी क्या है, ये रक्त नलिका है, ये क्या है, जैसे मान के चलिएगा रक्त नलिका है। और रक्त नलिकाओं की बात करेंगे आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे रक्त नलिका है। अब रक्त नलिका हो सकती है क्या हो, धमनी हो सकता है ये क्या हो, सिरा। तो हमने माना कि ये सिरा है। हमने क्या माना कि ऊपर की तरफ क्या होती है, स्किन में सिराएं होती है। तो यहाँ हमारे चोट लग गई है, चोट लगने के दौरान यहाँ से देखो क्या बह रहा है, यहाँ से रक्त फ्लो हो रहा है ऐसे करके। यहाँ से हमारा रक्त बह रहा है, इसके अंदर से जो रक्त बह रहा था तो वो रक्त बाहर की ओर निकलने लगता है ऐसे करके। तो ये रक्त जो बहेगा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लगातार बहता रहता है। लेकिन यहाँ क्या घटना होती है, कुछ समय के बाद है ना, यहाँ पर एक क्या बन जाता है, एक थक्का बनने लगता है। तो यहाँ पर रक्त बिल्कुल की पूरा क्या हो जाता है, बहने से रुक जाता है। यहाँ पर इस तरह का एक घटना हो जाती है, तो ये बाहर नहीं निकलता और ये 2 या 3 मिनट के ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद इसका बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस प्रोसेस में देखो हम क्या करेंगे कि ये थक्का बनता क्यों है, कौन इसको बनाता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें ना, तो इसके कितने चरण होते हैं, 4। कितने स्टेप्स होते हैं, यह 4 चरणों में पूरा होता है। यह 4 चरण में पूरा या 4 चरण में बनता है। पहला स्टेप क्या होगा, देखो पहले स्टेप की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें पहले जो होता है कि हमारे इस रक्त में क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स। मैंने कल बताया था आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, थक्का बनाने का। फिर मैंने आपको यह भी क्लियर किया था कि प्लेटलेट अकेला खुद ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, इसके अलावा और भी चीजें होती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम विटामिन की बात करेंगे रक्त का थक्का बनाने की, तो कौन सी होती है, कि होती है एंजाइम, कौन सा होता है, पेप्सिन। और अगर हम बात करें किसकी, एक हमारा प्लेटलेट्स हो गया, विटामिन हो गई, एंजाइम हो गया। आयन की बात करेंगे तो आयन कौन सा होता है, कैल्शियम आयन होता है, जो हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ये रक्त बह रहा है, इस रक्त में प्लेटलेट्स है। इस प्लेटलेट्स के अंदर क्या होगा कि ये जो प्लेटलेट्स होती है ना, जैसे ही रक्त बहेगा तो इसकी क्रिया किससे होगी, हवा से होगी। हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी जो त्वचा है वो किसके कांटेक्ट में आ रही है, एयर के कांटेक्ट में आ रही है। तो ये हवा की उपस्थिति में क्या बनाती है, एक पदार्थ का निर्माण करती है, और वो पदार्थ होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ का निर्माण होगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का पदार्थ का निर्माण होने के बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये थ्रोम्बो जो प्लास्टिन पदार्थ है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ और कैल्शियम की उपस्थिति में क्या होगा, और कैल्शियम की उपस्थिति में जो हमारे इस प्लाज्मा में या ब्लड में जो ये प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन इसकी प्रेजेंस किसको चाहिए, इसकी एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की चाहिए। ठीक है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। ये प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में किसमें बदल जाती है, एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। वो क्या होता है, थ्रोम्बिन। क्या होता है वो,
थ्रोम्बिन, पहली चीज। अब अगर प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा दोस्तों, थ्रोम्बिन बनेगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये आगे जाके किसको प्रेरित कर देगा, इसके अलावा एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोनोजन, ठीक है, फाइब्रोनोजन। तो इस फाइब्रोनोजन को देखो, ये एक प्रोटीन और होती है फाइब्रोनोजन। तो फाइब्रोनोजन है वो किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में एक नए पदार्थ में बदल जाती है और उसका एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, वो होता है फाइब्रिन। क्या होता है, फाइब्रिन। तो पहले स्टेप में प्लेटलेट्स, और जहां हमारे पास एयर कांटेक्ट में थी तो प्लेटलेट्स अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हमने देखा कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और कैल्शियम की जो उपस्थिति में हमारे इस रक्त में कौन सी प्रोटीन मिल रही है, प्रोथ्रोम्बिन, वो किस में बदल गई, थ्रोम्बिन में। ये घटना ना ये यही होती है इस 2 या 3 मिनट के अंदर, और उसके बाद इस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो फाइब्रिनोजन है वो किस में बदल गया, फाइब्रिन में। अब देखो हम अगर आगे बात करें तो चौथे नंबर पे क्या होता है दोस्तों, ये फाइब्रिन जो पदार्थ होता है ना, ये किस तरह की संरचना बनाता है, जालनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये फाइब्रिन जो है ये आरबीसी के साथ, ठीक है, ये फाइब्रिन है, ये आरबीसी के साथ क्रिया करता है, मतलब ये उससे दोस्ती करता है और क्या बनाता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। अब देखो मैं आपको एक तरीका और समझाता हूं इसे समझाने का, कि मान के चलिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या हमारी बॉडी में क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। देखो अगर इस तरीके से यहाँ पर क्या बह रहा था, रक्त बह रहा था, तो ये हमारी बॉडी से क्या बह रहा था, यहाँ पर रक्त बह रहा है ऐसे करके, यूं मान के चलिएगा, और ये क्या है, सिरा है। अब यहां से देखो अगर रक्त बहेगा ऐसे करके, ये अगर रक्त बह रहा है और यहां से जा रहा था यूं करके, ठीक है, ये बहेगा ऐसे करके, तो ये अगर बहेगा यहाँ पे, तो अब ये जो फाइब्रिन जो पदार्थ है ना, यहां पर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाता है जालनुमा, ऐसे बनाता है जालनुमा ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो आरबीसी यहां से होके आ रही है, ठीक है, आरबीसी जो आ रही है वो किस तरीके से आती है, यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा अभी कट करके दिखाता हूं, जब समझ में आएगा आपको कि यहां हम लोग ऐसी घटना कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बह रहा है, ये हमारे पास क्या हो गई, रक्त नलिका हो गई, ठीक है। इसमें कौन बहते आ रही है, आरबीसी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसमें क्या आ रही है, आरबीसी ऐसे आती है, क्योंकि आरबीसी की जो आकृति है वो कैसी होती है, प्लेटनुमा होती है। तो ये इस तरीके से आती है, आरबीसी जब इस तरीके से आएगी तो ये जो प्लेटनुमा स्ट्रक्चर है इस जाल के अंदर आकर क्या हो जाती है दोस्तों, फंस जाती है। देखो मैं यहाँ इसका कलर अलग कर रहा हूँ आरबीसी का, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आके ऐसे फंस जाएगी इस जाल के अंदर और आगे यह नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आरबीसी का आकार इस तरीके का होता है, प्लेटनुमा स्ट्रक्चर टाइप का, और इसके सेंटर में क्या होता है, ये तो होती है दोस्तों आरबीसी, और इसके सेंटर में क्या होता है, एचबी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है। और इस हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो किसको अटैच करने का होता है, ऑक्सीजन को। ये सबसे ज्यादा, ये जो एचबी होता है इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन होता है, ये किसको अटैच करके रखता है, ऑक्सीजन को। तो इसीलिए ना आरबीसी के सेंटर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से। इसकी आकृति ये यहां से इसको लेके जाएगा तो इस जाल वाले पदार्थ में फंस जाएगा, और कुछ 2 या 3 मिनट के बाद यहां पर धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, रक्त का थक्का। ये प्रोसेस होता है रक्त का थक्का बनने का, जो हमारी बॉडी के अंदर विद इन 2 and 3 मिनट संपन्न होता है। कितने चरणों में होगा दोस्तों, 4, 1, 2, 3 और 4। अब देखो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो थक्का बनाने का काम करते हैं, पहली चीज। और एक हमारे पास हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको भाई देखो हम लोग लेबोरेटरी में भी रखते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड बैंक होती है, उसके अंदर भी हमको ब्लड को, रक्त को तरल अवस्था में रखना होता है। पहली चीज हमारी बॉडी की अगर बात करेंगे, मैंने आपको कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि रक्त हमारे मानव शरीर के अंदर जो रक्त है वो तरल अवस्था में किसके कारण पाया जाता है, हिपेरिन के कारण पाया जाता है। क्योंकि बेसोफिल नाम की जो एंटीबॉडी वो डब्ल्यूबीसी है वो 2 एंजाइमों का स्राव करती है, एक तो होता है हिस्टामिन, एक क्या होता है, हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो हमारे रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। हम आगे देखो बात करें नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, तो वो हमारा क्या है कि यहां नेक्स्ट देखो हम लोग बात करें कि जो स्कंदक होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो स्कंदक होते हैं, आप लोग ध्यान से देखना, जो स्कंदक होंगे, स्कंदक का मतलब होता है जो थक्का बनाते हैं, वो उनका निर्माण देखो कहां से होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए यहां हम लिखेंगे रक्त का थक्का बनाने के लिए 13 कारक, ठीक है, 13 कारक भाग लेते हैं। ध्यान रखना कितने कारक भाग लेते हैं, 13 कारक, जिनका निर्माण कहां होता है, लीवर में, जिनका निर्माण
लीवर, ठीक है, जिनका निर्माण लीवर या यकृत में होता है, या यकृत में होता है। ये आपको पता लग गया। मैंने कहा कि ये सारे की 13 फैक्टर है वो कहां बनेंगे, लीवर में, और जो क्या काम करेंगे, रक्त का थक्का बनाने का। अब सुनो मेरी बात कि जैसे मैंने कहा कि यहां दो चीज की, जैसे एक चीज तो होती है थ्रोम्बस, ठीक है, मैं दोनों चीजों को बता देता हूं आपको, और एक होता है इनबोल्स। अब सुनो, एक थ्रोम्बस है और एक क्या है मेरे पास, इनबोल्स है। आप लोग ध्यान से देखना कि ये हमारे क्या है, हमने माना ये सिरा है या धमनी है, रक्त नलिकाएं बह रही है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, रक्त का थक्का बन गया यहाँ पे, इस तरीके से एक जगह पर क्या बन गया, रक्त का थक्का, यहाँ पर रक्त बह रहा था। अगर ये थक्का एक ही जगह बनता है, ठीक है, ये थक्का एक ही जगह बनता है, यदि रक्त नलिका में कोई भी अगर थक्का एक जगह मोटा रूप से इस तरीके से बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। और ये थक्का बनता है, इस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसिस। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस। रक्त नलिका में, रक्त नलिका में एक ही जगह, एक ही जगह थक्का बनना क्या कहलाएगा, एक ही जगह थक्का बनना क्या कहलाएगा, थ्रोम्बस। लेकिन दोस्तों ये जो थक्का बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये थक्का बनने के बाद आगे प्रोसेस में क्या होगा, ये टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में आगे की ओर क्या होता है, बहने लगता है इस तरीके से, ठीक है, आगे की ओर क्या होता है, बहने लगता है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इनबोल्स। क्या बोलते हैं, इनबोल्स। और इनबोल्स बनने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इनबोल्सिस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इनबोल्सिस, ठीक है। इसको प्रक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, इनबोल्सिस के नाम से जानेंगे। लेकिन इसमें और इसमें बस एक थोड़ा सा अंतर है, इसमें और इसमें एक चीज का अंतर है कि यहाँ ये पूरा एक ही जगह बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक जगह नहीं बन के छोटे छोटे टुकड़ों में ये बह रहा है। जब हमारे अगर जैसे कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे, तो दोस्तों कोरोनरी आर्टरी में एक चीज होती है कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के अंदर ही होती है, और हार्ट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोनरी आर्टरी क्या काम करती, क्या नहीं करती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी घटना होती है कि कोरोनरी आर्टरी हृदय से ही निकलती है और हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है। यदि कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, तो उसमें ब्लॉकेज का मतलब क्लॉट हो जाए, तो उस घटना में दर्द होता है। दर्द होने के दौरान ये ब्लड सप्लाई बंद होती है, और आगे जाके क्या होता है, खून हमारे जो रक्त का संचरण नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाता है। और उस घटना को जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ये प्रक्रिया इसी तरह के क्लॉट बनने के कारण होती है। आगे देखो, हम लोग अगर बात करें कि भाई ये तो हो गए स्कंदक, लेकिन स्कंदक के अलावा ऐसे भी होंगे जो तरल को जमने नहीं देते हैं, ठीक है, तरल को जमने नहीं देते, और वो क्या होते हैं, प्रतिस्कंदक, जिनको बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। क्या बोलते हैं, एंटीकोएगुलेंट, प्रतिस्कंदक बोलते हैं। देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रक्त को तरल अवस्था में, तरल अवस्था में बनाए रखते हैं, रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखते हैं। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं रक्त को तरल अवस्था में बनाए रहेंगे, तो अब देखो यहां सबसे पहले हम बात करें कि जो हिपेरिन होता है, एंटीकोगुलेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले किसका नंबर आता है, हिपेरिन का। हिपेरिन की बात करें, हिपेरिन जो किस किस में पाया जाएगा, देखो मछली, ठीक है, जो है मछली, एक हमारे पास किस में हो जाएगा, स्तनधारी प्राणी। जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनके अंदर भी कौन होता है, हिपेरिन होता है। दूसरा उभयचर, ऐसे जीव जो थल पे भी रहते हैं और इस तरह, जैसे मेढक हो गया, ठीक है हमारे पास, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, इसमें आएंगे उभयचर। रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले, ठीक है, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रेप्टाइल्स भी हम लोग देखेंगे तो उभयचर, इन सबके अंदर कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है दोस्तों, हिपेरिन। एक है हमारे पास हीरोडीन, नेक्स्ट है हीरोडीन। हीरोडीन की बात करेंगे, हीरोडीन किसमें बनेगा, जो मच्छर और खटमल, इसके अंदर कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है, हीरोडीन।
अब देखो आगे हम बात करें कि ये इसमें हीरोडीन नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें क्या मिलेगा, सॉरी इसमें आप लोग ध्यान रखना, इसमें हीरोडीन नहीं मिलेगा, इसमें मास्कोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? मास्कोटीन। इसको अपडेट कर लो, हीरोडीन मास्कोटीन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हीरोडीन, देखो ये पाया जाता है हीरोडीन किसमें मिलेगा, जोक के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? जोक के अंदर। और इसको जोक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीच। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें? लीच। अब फोर्थ नंबर पे देखो, अगर हम लोग बात करें ईडीटीए की, ईडीटीए। अब रक्त, देखो ब्लड बैंक की बात करेंगे, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं ईडीटीओ को? ब्लड बैंक में। जो रक्त का जो बैंक होता है, अर्थात जहां पर इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में हमको रक्त मिलता है, उसको, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। हम जैसे डोनेशन देते हैं, ब्लड बैंक, ब्लड कैंप लगते हैं तो हम डोनेट करते हैं, तो हमारे ब्लड को कहाँ रखा जाता है? ब्लड बैंक में। तो उसमें भी तो भाई तरल अवस्था में रखना है, कि कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? थक्का बनने लगता है। हम लोग जो जितनी भी यूनिट डोनेट करते हैं, तो उस अवस्था में हमको कौन सा एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है? ईडीटीए। ईडीटीए की देखो फुल फॉर्म की मैं बात करूं, तो ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एथिलीन। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन टेट्रा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। देखो E4 एथिलीन, D4 डाई, T4 टेट्रा और A4 एसिटिक एसिड। अब देखो हम लोग अगर लेबोरेटरी की बात करें, तो पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा, कि हमारे पास अगर लेबोरेटरी की बात करें, लैब की बात करेंगे, जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, सैंपल देके आते हैं, उस टाइम के हम ब्लड सैंपल देके आए, तो उस ड्यूरेशन में देखो एक तो कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जिलेट। एक होता है हमारे पास सोडियम ऑक्जिलेट, और एक कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट। एक क्या होता है? सोडियम सिट्रेट। तो ये एक तो हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया? सोडियम ऑक्जिलेट और सोडियम सिट्रेट। ये चीज हमारे पास हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जो रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिस्कंदक। जो रक्त का स्कंदक मतलब क्लॉटिंग करने का कार्य नहीं करते। पहली चीज, जैसे हम बात करें हिपेरिन, हिपेरिन किसमें पाया जाता है? मछली, स्तनधारी प्राणी, उभयचर और रैंकर चलने वालों में। मास्कोटिन किसमें मिलेगा? जू और मच्छर और खटमल में। आगे बात करेंगे हीरोडिन की, हीरोडिन किसके अंदर पाया जाता है? जोक के अंदर। अब ये सबसे ज्यादा आप कहोगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? एक बात ध्यान रखना, एक तो हिपेरिन वाला, एक हीरोडिन वाला और एक ईडीटीए वाला। इन तीनों का आप ध्यान रखना, ये पेपर में आपको एज इट जैसे कैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिस्कंदक में जो कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम देखो एक चीज पढ़ रहे थे कि अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि भाई रक्त का थक्का नहीं बने, तो उस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हीमोफीलिया रोग होगा उसको, इसलिए उसका थक्का नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा मैं हीमोफीलिया के बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लॉटिंग से संबंधित है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाओगे हीमोफीलिया। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा रोग जिसके अंदर हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, इस रोग में, इस रोग में व्यक्ति इस रोग में रक्त का थक्का, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, बिल्कुल ही नहीं बनेगा, और रक्त बहता रहेगा। रोग में रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात अधिक समय तक, अधिक समय तक रक्तस्राव होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो सुनो, यह रोग महिला एवं पुरुष दोनों में मिलेगा। ठीक है, दोनों में होगा, लेकिन इसकी जो वाहक होती है ना, वो कौन होती है? इस रोग की वाहक कौन होती है? महिला। कौन होती है? महिला, या हम लोग उसको आगे कई बार आपको पेपर में ये ऐसे मिल सकता है, नर और मादा के रूप में। तो इस रोग की वाहक कौन हो गई भाई? महिला हो गई। अब देखो सुनो, इसकी क्या स्टोरी है कि अगर
इस रोग में अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगी आदमी कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रक्त निकलने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रक्त की मात्रा घट जाएगी तो वो उसमें से ऑक्सीजन का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो सुनो कि इसकी वहां की है, आपसे कहा जाए जो सवाल आते हैं ना उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें कि महिला है तो इसका हीमोफिलिक जो महिला है, हीमोफीलिया से ग्रसित महिला के पिता भी हीमोफिलिक रोग से हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं, पिता भी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होते हैं। कई बार एग्जाम्स में ना, बहुत बार पेपर में सीधी लाइन आती है कि अगर किसी महिला के हीमोफीलिया है तो बताइएगा उसके जो महिला है उसके पिता के भी कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, तो रोग होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आगे वाली स्लाइड लेते हैं अपन लोग, उसमें डिस्कस करेंगे कि मान के चलिएगा ये कौन है, पिता, और ये कौन है, माता। आप सुनो कि पिता के अंदर कौन सा गुणसूत्र है, एक्स और वाई। इसके अंदर हमने मान लिया कि इस माता के अंदर क्या है, मैंने कहा भाग है। मैंने जो ब्रैकेट लगाया है ना, इस ब्रैकेट में क्या है, ये इसका मतलब है कि इस महिला के क्या हो रहा है, रोग हो रहा है। एक गुण ये जो रोग है ना, ये और सुन लो, ये रोग यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। ये जो रोग है ना, यह रोग एक्स गुणसूत्र पर गति करता है। ठीक है, किस गुणसूत्र पर गति करेगा, एक्स पर गति करेगा। इसीलिए देखो मैंने जो इसमें लिखा है कि इसमें इसका मतलब हो गया कि ये इस महिला के अंदर जो है एक्स गुणसूत्र पर कौन सा रोग है, हीमोफीलिया। इस महिला में हीमोफीलिया रोग है। अब देखो हम लोग इसका संकरण किससे कराएंगे, हम इसका संकरण कराएंगे आपस में एक दूसरे के गुणसूत्रों से। तो इसमें देखो क्या हमको मिलेगा, एक तो x है और एक y है, और हमने ले लिया यहाँ पर ये x और y। इस तरीके से इसका क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या आया, देखो x, यहाँ पर इसका क्रॉस कराया तो क्या आया हमारे पास, x और x। इसका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा x और y। वापस से अगर हम लोग इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, x और y। देखो हम कई बार जब अगर नर और मादा की अगर क्रॉसिंग कराते हैं, मैं इधर एक और चीज बताता हूं आपको, ये नर है ये मादा है, यहाँ पर कितने x और y, यहाँ पर कितने x और x। अगर इसकी क्रॉस इससे कराई जाए तो क्या बनेगा, xx। इसकी क्रॉस इससे कराई जाए तो क्या बनेगा, वापस से xx। लेकिन इससे कराएंगे तो x और y, और इससे कराएंगे तो x और y। xx क्या होता है, लड़की, xx क्या होती है, लड़की। ये भी क्या होगी, लड़की, और ये भी क्या होगी, ये लड़का होगा, और ये क्या होगा, ये भी लड़का होगा। मतलब 4 संतानों में से 2 तो क्या है, लड़के, और 2 क्या है, लड़की। इसका मतलब 50-50 चांसेस है, क्या है, 50-50 चांसेस है। अगर किसी भी व्यक्ति किसी महिला के अगर वो बच्चा है तो वो अगर बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि x और x है, इसका मतलब क्या है कि ये जो महिला में गुणसूत्र होते हैं ना वो XX होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, XY। तो लड़का या लड़की होना महिला के गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता है, वो किस पर निर्भर करता है, नर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्योंकि देखो Y अगर आता है तो कौन होता है, लड़का, और XX आता है तो क्या होती है, लड़की। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, अगर यहां पिता क्या है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन माता क्या है, हीमोफीलिया रोग से क्या है दोस्तों, ग्रसित है। तो इस स्थिति में क्या मिलेगा कि अगर यहां जो संतानें होंगी, यहां पर कितनी संतानें होंगी, 4 संतान होंगी, जिनमें से 4 संतान होंगी, जिनमें से 2 तो क्या होंगी, लड़की। ठीक है, 4 संतानों में से 2 तो क्या होंगी, लड़की, और 2 क्या होंगे, लड़का। ठीक है, अब आप लोग सुनो, 2 लड़की और 2 क्या हो जाएंगे, लड़का। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जिनमें से एक तो लड़का और एक लड़की क्या होंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। मतलब 50-50 रिजल्ट रहेगा, चारों संतानें हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं होंगी, क्योंकि 2 गुणसूत्र हैं एक्स, और हमारे पास XX तो केवल एक पर ही गति कर रहा है ये। तो उस कंडीशन में बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लड़की तो होंगी और 2 लड़के होंगे, उनमें से एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, वो कैसे होंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, और एक क्या होगा हमारे पास, एक लड़का और एक लड़की कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आगे देखो, इस रोग की खोज की बात करें कि ये रोग, इसको कई बार है ना, इस रोग को शाही रोग भी बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें इस रोग में, इस रोग को सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी
ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया के अंदर खोजा गया था, विक्टोरिया के अंदर खोजा गया था। ठीक है, इसलिए क्योंकि विक्टोरिया किससे बिलोंग करती थी? शाही परिवार से। ठीक है, ये किससे? रॉयल फैमिली है, शाही परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शाही रोग। ठीक है, शाही रोग या रॉयल डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग रॉयल डिजीज भी बोल सकते हैं। तो ये कहा जाता है इसको, क्योंकि सर्वप्रथम उसके अंदर खोजा गया था, इसलिए इसको ये कह दिया। अब देखो, हीमोफीलिया रोग में मैंने आपको बताया कि थक्का थक्का नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना, बहुत सारे रोग है जिसके जो वंशानुगत है, और ये जो रोग है ना, बताओ देखो, ये भी ये मैं आपको लिख लो, ये कैसा रोग है? वंशानुगत। वंशानुगत, वंशानुगत रोग है, तो ये भी इससे संबंधित है। वंशानुगत का मतलब होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक रोग है। जीईएनई जेनेटिक रोग है ये। और जेनेटिक रोग का मतलब होता है एक पीढ़ी से, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है? ये ट्रांसफर। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ऐसे लक्षण या ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक जीन कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जैसे इसी तरह का एक रोग है जिस, लेकिन उसमें थक्का बनने वाली कंडीशन नहीं है, उसमें रक्त का ही निर्माण नहीं होता। जैसे बात करें सिकल उसका सॉरी थैलीसीमिया की, थैलीसीमिया की बात करेंगे। थैलीसीमिया में क्या नहीं होता? रक्त का थक्का ही नहीं बनता। ठीक है, रक्त का थक्का सॉरी रक्त का थक्का नहीं, वो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? रक्त ही नहीं बनेगा, थक्का नहीं, रक्त का निर्माण ही नहीं होता। देखो सामान्य तौर से ऐसे व्यक्ति क्या है, जल्दी से ही मर जाते हैं। लेकिन कहानी क्या होती है थैलीसीमिया रोग में कि ये दो प्रकार का होता है। एक तो ज्यादा ऐसा होता है कि ज्यादा दिक्कत होती है, जिसमें बिल्कुल ही रक्त नहीं बनता। एक होता है कि जिसमें कुछ रक्त बनता है, लेकिन अमाउंट क्या होती है? जितनी चाहिए उतनी नहीं बन पाती। मेजर रोग को अल्फा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि एक रोग है, हेडिंग लगाना, थैलीसीमिया। एक कौन सा रोग है? थैलीसीमिया। और थैलीसीमिया की बात करेंगे तो थैलीसीमिया में, इस रोग में, इस रोग में मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर रक्त का थक्का, मनुष्य, इस रोग में अपन के थक्का रटा हुआ है रक्त का। इस रोग में मनुष्य के अंदर रक्त का निर्माण ही नहीं होगा, थक्का नहीं होगा, रक्त का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें इस रोग को इस आधार पर किस कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है मेजर थैलीसीमिया। ठीक है, एक होता है मेजर थैलीसीमिया। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों हम लोग, इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं? अल्फा थैलीसीमिया। ठीक है, और दूसरा रोग क्या होता है? माइनर थैलीसीमिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा थैलीसीमिया। अब देखो भाई सुनो, कि अल्फा या मेजर थैलीसीमिया में ये व्यक्ति ये व्यक्ति जल्दी मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि क्योंकि इनमें रक्त नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता है। ठीक है, जबकि दोस्तों ये ना, ये जल्दी से नहीं मरते हैं। सामान्य तौर से इनके अंदर रक्त तो बनता है, इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं बनता। इसके अंदर क्या होता है? बनता तो है, लेकिन जितना चाहिए ना उतना नहीं बनता है। तो इसकी अगर बात करेंगे, इसके अंदर, इसके अंदर रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण सामान्य अवस्था से, रक्त का निर्माण सामान्य अवस्था से कम होता है। सामान्य अवस्था से क्या होता है? कम होता है, सामान्य अवस्था से कम होता है। अब देखो अगर हम बात करें कि जिससे ना ये व्यक्ति है ना मरेगा तो नहीं तुरंत, लेकिन हो सकता है अगर ये माइनर से क्या बन जाए, मेजर बन जाए धीरे धीरे करके, तो ये मर भी जाते हैं। इस आधार पर देखो, ये कई बार एक चीज याद रखना, थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि थैलीसीमिया दिवस
मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। तो जिससे क्या है कि हम लोग इसको, आजकल तो क्या है कि कई तरह के कैंप्स होते हैं या कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें थैलेसीमिया से क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है लोगों को, और ये बताया जाता है कि भाई इस रोग से संबंधित जितनी भी बीमारी है, ठीक है, या जो भी चीज़ है उनको आप लोग इनका इलाज करवाइए, ये सारी चीज़ें करवाइए। तो अवेयरनेस की वजह से जिस दिन इसका डे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो अब आगे जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक बीच में क्या है, प्लेटलेट्स की वजह से हमने बीच में ले लिया था, क्योंकि आज एक्चुअल में क्लास आप लोग उसका करते रक्त समूह का, लेकिन अब उसको कल करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो अपन ने थक्के के प्रति स्कंदक वाले जितने भी पदार्थ मैंने लिखा है, एग्जाम्पल्स लिखा है, तो उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो भी पेपर में डायरेक्ट हिट 1 नंबर दिलाएगा आपको फोकट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल रहेगा दोस्तों। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।